We know how to defend our sovereignty and every inch of our maritime frontier from the Sarkrig to Gibni. आप और मीडिया तो पिछली जंग की बातें कर रहे हैं, ओके। हम अगली की तैयारी कर रहे हैं। DGISPR ने भी कहा कि शायद बहरी रास्ते से अब इंडिया को छेड़खानी करे। अब इंडिया ये सोच रहा है कि नहीं, पाक फ़िज़ाई को शिकस्त तो नहीं दी जा सकती, कहीं और से शरारत करते हैं, इसीलिए। ऑन द लाइटर नोट में कहता होता हूँ, अंग्रेजी में कहते हैं कि दुनिया का 2/3 हिस्सा, एक हिस्सा ज़मीन है, हाँ, 2/3 वाटर, हम्म। बट एयर पावर कवर्स इट ऑल। पहली दफ़ा इंडियन आर्म फोर्सेस 78 साल से ए पोलिटिकल रही, यानी उनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक, टेक ओवर नहीं कभी किया, हुकूमत में कभी शामिल नहीं। पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि वो ऐसा काम कर रहे हैं जो उनके इन द लाइन ऑफ ड्यूटी या इन द लाइन ऑफ देयर ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, हिंदुस्तान एयरफोर्स को चाहिए कि पाकिस्तान एयरफोर्स को एंगेज ना करे। ओके, ये बहुत बोल्ड लीडरशिप और सरप्राइज का सामना करेंगे। हम कर सकते थे। इस दफा भी लोगों ने कहा कि हम इससे ज्यादा जहाज भी गिरा सकते थे, हमने इंटेंशनली कहा कि बस इतने पे इत्तेफाक। एब्सोल्युटली। मैसम साहब, हम फाइटर पायलट अपने घर नहीं जा सकते जब तक अपना बॉम्ब डैमेज असेसमेंट कैलकुलेट करके रिटर्न देके एप्रिसिएशन या नॉन एप्रिसिएशन करा के बुरा किया तो शर्मिंदा हो गए। तो एप्रिसिएशन पूरी दुनिया से ली ना, प्रेजेंटेशन दी प्रॉपर वीडियो सबूत के साथ। हाँ, पाक फ़िज़ाइया साउथ में एक एक्सरसाइज कर रही थी समंदर के ऊपर, जस्ट बिफोर द एस्केलेशन। ओके, और बहुत डीप गिरारी कर रही थी। तो हिंदुस्तान ने ये गैस किया कि शायद पाक फ़िज़ाइया समंदर से कोई इनिशिएटिव लेगी उस वक्त, अप्रैल के एंड में और मई के। ठीक है, तो उन्होंने अपने कुछ जहाज इंक्लूडिंग राफेल, जो बुनियादी तौर पर उनके 2 बेसिस पर हैं, एक अंबाला और एक हाशिमारा। ठीक है, इनका एक 17 स्क्वाड्रन है, एक 101 स्क्वाड्रन है। ठीक है, यहाँ डिप्लॉयड है और ये नॉर्थ की तरफ है, नहीं लाहौर के समझ अपोजिट है। ठीक। एक और जो मिसलीड करते हैं हम या मिसअंडरस्टैंड करते हैं इस पूरे डायनामिक्स को, वो ये करते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर खुदा न खास्ता सऊदी अरब पर हमला हुआ, हमारे F-17 थंडर रस्ते में होंगे, और अगर खुदा न खास्ता हमारे पर हुआ तो उनके F-15C और उनके टोर्नेडो जहाज ऐसा नहीं है। पहली दफ़ा खाना काबा पर कुछ बदबख्त दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया और कई महीने तक वो जनाजों के भेस में असला लाते थे अंदर, तो उस वक्त भी पाकिस्तानी आ जाता था, यहीं से कमांडोज गए। एक हमने भी तो एग्रीमेंट किया है पाक सऊदी, लोग कहते हैं कि नहीं, अनअनाउंस्ड तो पहले भी होता था, हमारी कोलैबोरेशन जारी थी, अब शायद दुनिया को बताया गया है। सऊदी अरब ने क्यों किया है? वो अमेरिका के बड़ा करीब है, सब कुछ वो करता है, दिफाई सब कुछ होता है, अमेरिका उनसे ख़रीदता है, तो सऊदी अरब को क्या ज़रूरत पड़ी? दुनिया को दिखाना था, इसराइल को दिखाना था। देखिए, हमारे बहुत सारे तर्जुमागार और टॉक्स में कहा जा रहा है कि हमें बड़ा ही ऑनर है हरमैन शरीफ खान के लिए। तो ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हम आज के नहीं हैं। मई 79, पीछे ले चलता हूँ मैं आपको। पहली दफ़ा खाना काबा पर कुछ बदबख्त दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया और कई महीने तक वो जनाजों के भेस में असला लाते थे अंदर, बिल्कुल तय खानों में छुपाते थे खाना काबा के। उन्होंने पूरी जब वेपन की, जिसको कहते हैं हाइडिंग, कर ली, तो एक दिन स्टॉर्म किया उन्होंने और टेक ओवर कर लिया। तकरीबन 150 से 200 लोग दहशतगर्द थे जिन्होंने जो इबादत गुजार थे उनको हॉस्टेज बना लिया। और फिर उस वक्त कौन सा मुल्क याद आया? बिल्कुल, उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था क्योंकि वो कॉरिडोर्स में छुपे हुए थे, उन्होंने हॉस्टेज बना लिए थे, औरतों बच्चों को, उनको कैसे मारे। तो उस वक्त भी पाकिस्तान याद आया था, यहीं से कमांडोज गए थे। तो ये नई कोई हिस्ट्री नहीं हमने क्रिएट करने लगे उस सेंस में। ठीक है। हाँ, ये हुआ है कि कतर पर हमला होने के बाद उन्होंने देखा कि ये एक नई डिमेंशन आ गई है, झिझक इजराइल की ख़त्म हो गई है। कहाँ वो गाजा से निकल कर कतर तक पहुँच गया, ईरान तक पहुँच गया, तो कल को मेरी बारी भी ना आ जाए। ठीक है। तो मैंने फिर थोड़ी देर पहले कहा नेशनल इंटरेस्ट, एक बात। अब एक और जो मिसलीड करते हैं हम या मिसअंडरस्टैंड करते हैं इस पूरे डायनामिक्स को, वो ये करते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर खुदा न खास्ता सऊदी अरब में हमला हुआ, हमारे F-17 थंडर रस्ते में होंगे, और अगर खुदा न खास्ता हमारे पर हुआ तो उनके F-15C और उनके टोर्नेडो जहाज ऐसा नहीं है। अच्छा, हमारी है स्ट्रेंथ क्या? जब 2 मुल्क आपस में कन्वर्ज करते हैं अपनी अपनी नेशनल इंटरेस्ट के साथ, तो अपनी स्ट्रेंथ लेकर आते हैं। ओके, हमारी स्ट्रेंथ क्या है और उनकी स्ट्रेंथ क्या है? उनकी स्ट्रेंथ है रिसोर्सेज, बिल्कुल, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। हमारी है स्किल, बिल्कुल, स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग, रिजॉल्व। कतर पर हमला हुआ, उनका डिफेंस बजट हिंदुस्तान के 95 बिलियन से 140 बिलियन के करीब है। कितना सा कतर है? ओके, हाँ, पॉपुलेशन देख लें जी, छोटा सा मुल्क है, ठीक है। तो इतनी कम पॉपुलेशन के साथ हिंदुस्तान से कहीं गुना बजट होने के बाद वो रोक पाए या रोकना चाहते थे इजराइल का अटैक?
हाँ. अच्छा, ये भी एक सवाल है कि रोकना चाहते भी थे कि नहीं. जो चाहने वाले थे, कंट्रोल उनके पास था ना. ओके. अमेरिका का सबसे बड़ा बेस वहां था. हाँ. तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, एक आपकी सलाहियत होती है, एक आपका हौसला होता है. ओके. सलाहियत भी कॉम्प्रोमाइज हो क्योंकि दूसरों के हाथों में, और हौसला भी आपने पूछ कर बनाना हो, तो फिर हमले हो जाते हैं. पाकिस्तान ने जो 6 और 7 मई की दरमियानी रात को किया, 85 के करीब जहाज आए, BBC CNN ने कहा, बिल्कुल. 42 हमारे गए. ठीक है. आया हमने कहा था कि अच्छा अभी हमला कर लो, कल हम OIC का इजलास बुलाएंगे, नहीं, ऐसी है. कल हम यूनाइटेड नेशन में आपकी शिकायत लगाएंगे. एक सलाहियत भी थी, एक हौसला भी था, अल्हम्दुलिल्लाह. सर, इस पे भी बात करूंगा. एयर चीफ ने कहा कि नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो 60-0 होगा. हम कर सकते थे. इस दफ़ा भी लोगों ने कहा कि हम इससे ज़्यादा जहाज़ भी गिरा सकते थे. हमने इंटेंशनली कहा कि बस इतने पे इत्तेफाक. एब्सोल्युटली. मुझे ऑनर है कि मैं बाद में 2 दफ़ा होके आया हूँ ऑपरेशन रूम में. पहले भी मैं गया था. ओके. मैं इन्हीं जेट एंड सी पायलट्स के साथ पूरा दिन गुजारा था. मैंने मई से कुछ महीने पहले. ओके. और मैंने अपनी एक चैनल पे मेरे नाम से, खालिद चिश्ती के नाम से, मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ. तो मैंने पूरा दिन गुजार के इन्हीं जेट एंड पायलट्स का इंटरव्यू करके, उसमें वीडियो इंटरव्यू पायलट्स का. ओके. बिफोर द वॉर. ओके. और फिर मैंने 1 मई को कहा था. ओके. 1 मई को मैंने एक 5 मिनट की वीडियो डाली थी, जब ये एस्केलेशन मुझे नजर आ रही थी और मुझे पाकिस्तान से कंफर्म हुआ कि इनकी डिप्लॉयमेंट हो गई है, वॉर लोकेशन पर चले गए हैं फाइटर जहाज. ठीक है. तो मैंने 5 मिनट्स की सिर्फ वीडियो एक डाली थी, अल्हम्दुलिल्लाह, जो कोई 1 मिलियन व्यू क्रॉस कर गई. उसमें मैंने ये नहीं कहा था कि मैं कोई प्रेडिक्ट करता हूँ. मैंने पाक फिजाइया की कैपेबिलिटी तकरीबन 2 साल से मैं रेगुलर विजिट्स करता हूँ बेसिस पे. डॉक्यूमेंट्स के सिलसिले में मुझे इजाज़त दी है, उनकी मेहरबानी. जी. तो मैंने उसमें एक कहा था, ठीक है, हिंदुस्तान एयरफोर्स को चाहिए कि पाकिस्तान एयरफोर्स को इंगेज ना करे. ओके. ये बहुत बोल्ड लीडरशिप और सरप्राइज का सामना करेंगे. ओके. ये लफ्ज़ मैंने कहे थे. हाँ. और वही नहीं हुआ. हाँ, बिल्कुल ऐसी हो. तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि मैं बाद में भी 2 दफ़ा देख कर आया. हाँ. तो ये अब डायनामिक्स बिल्कुल चेंज हो चुके हैं. पाक फिजाइया एक बहुत ज़बरदस्त अप्रिशिएबल लेवल ऑफ ट्रेनिंग, इंटीग्रेशन पर चली गई है. और हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में यही एक बड़ा फ़र्क है. जैसे मैंने कहा, रिजॉल्व, हौसले का और वो फ़र्क था, और वही आप नज़र आया. इसीलिए अब एक बातें ये भी हो रही हैं, DGISPR ने भी कहा कि शायद बहरी रास्ते से अब इंडिया को छेड़खानी करे. अब इंडिया ये सोच रहा है कि नहीं, पाक फिजाइया को शिकस्त तो नहीं दी जा सकती, कहीं और से शरारत करते हैं. इसीलिए ऑन द लाइटर नोट मैं कहता होता हूँ, अंग्रेज़ी में कहते हैं कि दुनिया का 2/3 हिस्सा, एक हिस्सा ज़मीन है, हाँ, 2/3 वाटर, बट एयर पावर कवर्स इट ऑल. तो मैंने कहा लाइटर नोट बता दूं कि हवाई जो फौज होती है वो हर जगह दुनिया में जा सकती है. बहरी लिमिट होती है, जमीन की लिमिट होती है, हवा की लिमिट नहीं होती. ठीक है. तो एक तो इंशाल्लाह ताला पाक फिजाइया होगी वहाँ पर. और अभी भी मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि पाक फिजाइया बड़ा एक्सटेंसिवली मॉनिटर कर रही है उनकी सारी डिप्लॉयमेंट को. मैं ये भी आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि राफेल जहाज इन्होंने अप्रैल के एंड में और मई के शुरू में साउथ में डिप्लॉय किए थे. ओके. हमारे कॉन्फ्लिक्ट से पहले. ठीक है. क्योंकि पाक फिजाइया साउथ में एक एक्सरसाइज कर रही थी समंदर के ऊपर, जस्ट बिफोर द एस्केलेशन. ओके. और बहुत डीप गिरारी कर रही थी. तो हिंदुस्तान ने ये गेस किया कि शायद पाक फिजाइया समंदर से कोई इनिशिएटिव लेगी उस वक्त, अप्रैल के एंड में और मई के. ठीक है. तो उन्होंने अपने कुछ जहाज इंक्लूडिंग राफेल, जो बुनियादी तौर पर उनके 2 बेसिस पर हैं, एक अंबाला और एक हाशिमारा. ठीक है. इनका एक 17 स्क्वाड है, एक 101 स्क्वाड है. ठीक है. यहाँ डिप्लॉयड है, और ये नॉर्थ की तरफ है, नहीं यहाँ लाहौर के सामने अपोजिट है. ठीक, वहाँ डिप्लॉयड थे. तो इन्होंने कुछ जहाज अपने राफेल डिप्लॉय किए साउथ में, थिंकिंग के पाक फिजाइया उस तरफ डिप्लॉय कर रही है, तो हमें भी राफेल भेजने चाहिए. ठीक है. और मैं जितना फॉलो कर रहा हूँ और जितनी मुझे इनपुट है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो मैंने फॉलो किया कि राफेल की जो डिप्लॉयमेंट थी वो उस तरह नहीं थी. इनमें मायूसी हुई उनको. क्यों? कि उनकी वो इंटीग्रेशन जो बाद में हमें नॉर्थ में नजर आई कि नहीं थी, वो साउथ में भी एक्सपोज हुई थी बिफोर द वॉर. उन्होंने लेसन सीखे कि हमारे नेवल एसेट्स जो कोस्टल डिफेंस है, उनके साथ राफेल की उतना कनेक्टिविटी नहीं बनी. और अगर जंग साउथ की तरफ होती तो हुई नहीं. तो फिर नॉर्थ की तरफ हुई, तो वही कमजोरियां उन्होंने सेंटर में भी दिखाई. तो ये जो एक्सरसाइज जिसका आप बात कर रहे हैं, त्रिशूल नाम की एक्सरसाइज, वो इसीलिए की जा रही है कि जो कमजोरियां उस वक्त देखी गई थी उनको कवर किया जाए, और जो इंटीग्रेशन मिसिंग थी. और बाय द वे, ऑन द लाइटर नोट, त्रिशूल भी मैं आपको व्यूअर्स बताता चलूं होते क्या है, क्यों नाम दिया गया. ये उनका लॉर्ड शिवा, हिंदू मजहब के मुताबिक, एक नेजा होता है जिसके 3 मुंह होते हैं. बिल्कुल ऐसी. तो ये 3, इसको कहते हैं लॉर्ड शिवा. और उसको कहते क्या है कि ये क्यों होता है, कोशिश करता हूँ उर्दू में, कहते हैं टू एलिमिनेट इविल एंड टू रिस्टोर बैलेंस. ओके.
اوکے اب آپ خود اندازہ لگا لیں ایول کون ہے اور ریسٹور بیلنس کس نے کرنا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن پھر ہم یہ سوال بھی آتا ہے نا کہ کیا اندر وار از کمنگ, چونکہ ہمارے ہاں جتنے بھی حکومتی وزیر دفاع بھی کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے, کوئی فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے, کوئی کارروائی ہو سکتی ہے, انڈیا میں سیاسی وجوہات ہیں, تو ابھی بھی خطرہ ہے. دیکھیے خطرہ دو طرح کا ہوتا ہے. ہاں ایک ہوتا ہے صلاحیت اور ایک ہوتا ہے نیت. ٹھیک ہے. صلاحیت ہندوستان کی بہت تھی مئی میں, ٹھیک ہے, انہوں نے نیت کر لی. اوکے. ابھی بھی اگر وہ صلاحیت دیکھیں تو ان کی صلاحیت بہت ہے کرنے کو. نیت بھی کسی وقت بدل سکتی ہے ہمارے. جو چیز روکتی ہے وہ ایک تیسری چیز روکتی ہے. آپ کو یہ دو چیزیں ٹریگر کرتی ہیں کہ آپ کا اکوپمنٹ ہے, آپ کے پاس کیپیبلٹی بہت ہے, اور جب مرضی آپ نیت کر کے حملہ کر دیں. اب آپ کو روکتی کیا چیز ہے؟ روکتی ہے آپ وار آبجیکٹیو اچیو کر سکیں گے کہ نہیں اچیو کر سکیں گے. اوکے اوکے اوکے. مئی کے مہینے میں کیا کہا انڈین پرائم منسٹر نے؟ پانی خون اکٹھے نہیں بہیں گے, سبق سکھا دیں گے. جی کہا, بالکل کہا. وہ وار آبجیکٹیو تھا ان کا بنیادی طور پر کہ ہم اس طرح ماریں گے پاکستان کو, خدا نخواستہ, کہ پاکستان کو توبہ کرائیں گے, گھٹنوں پر ٹیکیں گے, اور وہ کہے گا جناب آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی. سو کالڈ وہ ہو پایا نہیں. اگر وہ نہیں ہو پایا تو اس کا مطلب ہے کہ اتنی بڑی ایئر فورس 1000 فائٹر جہازوں کے ساتھ وہ ملٹری آبجیکٹیو نہیں اچیو کر کے اپنی قوم کو دے سکی جو اس کو کرنے چاہیے تھے. اگر جواب نہ میں ہے تو 6 مہینوں میں ہندوستان نے اپنی کیپیبلٹی وائز ٹھیک ہے کیا ڈیولپ کیا ہے جو نئے وار آبجیکٹیوز اچیو کر دیں گے. تو ایک میں نے ڈائمینشن بتائی کہ اگر وار آبجیکٹیو آپ اچیو نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے امبیرسمنٹ انتظار کر رہی ہوتی ہے, جو ہندوستان کا اس وقت. لیکن وہاں پہ پینک کا بٹن بھی تو دب سکتا ہے. ایبسولوٹلی پریشر بہت ہے. میں اسی پارٹ 2 پہ آ رہا تھا کہ کیونکہ الیکشن آ رہا ہے, بہار میں الیکشن شروع ہو گیا, آلموسٹ شروع ہو گیا. یہ بہت بڑا صوبہ ہے, یہ ہمارے پنجاب سے بڑا صوبہ ہے. تقریباً 13 کروڑ پاپولیشن ہے, تقریباً 7 کروڑ ووٹر ہیں, ان کو بڑے عزیز ہیں, اور یہ ہندوستان کی پاپولیشن کا 10% ہے ایک صوبہ, اور 6-7 صوبوں میں اور الیکشن فالو ہونے ہیں اس کے بعد. دوسرے لفظوں میں یہ صوبہ پیس سیٹ کرے گا دوسروں کے لیے کہ وہاں اگر بی جے پی ہار گئی یا جیت گئی, جو بھی ہوا تھا وہ پیس سیٹ کرے گا. تو ان کے لیے بڑا کرٹیکل ہے, پریشر بہت ہے. ٹھیک ہے. بٹ ملٹری مائٹ کو آپ اپلائی کریں فار نیشنل آبجیکٹیو تو ٹھیک ہے, پولیٹیکل کے لیے امبیرسمنٹ ہوتی ہے. بالکل ایسی یہی ہوا پچھلے. انڈائریکٹ وار تو نہیں چاہتا تھرو افغانستان؟ وہ تو ہے, تو ڈیفینیٹلی جب آپ اس پہ بات کریں گے تو میں کہوں گا کہ انہوں نے بڑا سستا سودا کیا یا کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے جب تک وہ ملٹری آبجیکٹیو اپنے اچیو نہیں کر سکتا, صرف ملٹری مائٹ سے حملہ کرنا نہیں, اس نے لوگوں کو پھر دکھانا ہے کہ دیکھو میں یہ ٹرافی جیت کے لایا ہوں. بالکل.